नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि हम यूपी TSSC पेट के लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे, जो कि हमको पेट के इतिहास के लिए बहुत ही अच्छा हो सके। तो हम लोग अपनी सीरीज एक लेके आए हैं, जीएस रिवीजन। जीएस रिवीजन की क्लास इतिहास की होगी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देखिएगा। 7 क्लास में सब कुछ खल्लास। ये हम लोग रोज करेंगे इसको, इस चीज को। लमसम 7 दिन तक लगातार इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जैसे हम आज स्टार्ट कर दिए इसको फ्राइडे को, ठीक है। शुक्रवार को स्टार्ट किए हैं, तो अगले शुक्रवार तक इसको ख़त्म भी करना है। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों कर लेंगे ना, तो यूपी TSSC पेट में हमारा इतिहास का 10 नंबर पक्का हो जाएगा पूरा। अगर आप लोग साथ देंगे, पूरा 7 सीरीज देख लेंगे इसको कंप्लीट पूरा, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 में 10 पक्का करके आएंगे। बहुत मतलब नॉर्मल होगा, जैसे बच्चे नहीं कर पाएंगे तो 8 से 9 तो पक्का हो जाएगा इससे। इस 7 वीडियो से आप लोगों को पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जैसे पेट का एग्ज़ाम ख़त्म होगा या उसके पहले ही यूपीएसआई का जो न्यू वैकेंसी आई हुई उसका हम लोग लेके आएंगे एक, ठीक है, भव्य फ्री कोर्स आप लोगों को बताया जाएगा एक। उसके लिए हम कल या परसों वीडियो बना के डाल देंगे, जैसे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और जो वैकेंसी के लिए अपडेट मैंने डाला था उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, पेट के लिए 2025 जीएस रिवीजन क्लास, ठीक। यूपी TSSC PET बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लो महत्वपूर्ण है ये हिस्ट्री की क्लास। अगर ये 7 आप देख लेंगे, अभी तो आज पहला स्टार्ट हुआ है, और इसमें देख लीजिए टॉपिक भी है। आज चलेगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों मिला के, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। आप लोग जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताएंगे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और दूसरा क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, ठीक। उसके बाद हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ठीक है। प्यारे बच्चों, थोड़ा आवाज़ में दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ा
2 दिन से जो क्लास नहीं हुई थी वो जुकाम का कारण था, वो काफ़ी तेज़ हो गया था, तो इसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या था इसका? नई दिल्ली। भारतीय प्रोडक्ट का भारतीय, यहाँ गलत हो गया, भारतीय पुरातत्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संस्कृत। क्या कर दिया गया इसका? संस्कृत। चलो यार, संस्कृत, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, ठीक है। कब हुआ है? 1958 में। अगर आप लोग पूरा ये देख लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इतिहास का जो 10 क्वेश्चन आता है वो इससे बाहर नहीं आएगा, अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों में ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा मार्क क्या है? सबसे पुराने गेहूं और जौ उगाए जाने के साथ, मतलब उगाए जाने के साथ कहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कहाँ से मिले थे या प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से? मेहरगढ़ जो ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ है? पाक, नल्ला पाकिस्तान, ठीक, पाक में है स्थित। यह पाकिस्तान के बेलन नदी पर स्थित है, ठीक। यह जो है बेलन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? आप लोग इसको बताइए जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? तो आपको पता होगा कि इसे कहा किसने था? दयाराम साहनी ने। इसका उत्खनन कब हुआ था या खोजा कब गया था? 1921 में, ठीक। खोज या उत्खनन, ठीक, खोज या उत्खनन। अब तक पूरा जो है जो खोजा गया है, अब तक कितना खोजा गया है? 1500, जिसमें से भारत में लगभग 925 स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। और जो है सबसे ज़्यादा कहाँ? सिंधु नदी के पास भारत का है सबसे ज़्यादा, पाक का दूसरा, ठीक है। ये लमसम 20% का है, इनका 80%, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? बताइएगा, क्या थी इसकी विशेषताएं? यह जो है यहाँ की सभ्यता नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। और शहरी सभ्यता दोनों थी। शहरी, गलत हो गया है, थर्ड टाइप मास्टर जो है ना गड़बड़ कर देता है। शहरी सभ्यता दोनों थी, ठीक है। शहरी और क्या कहते हैं इसको? नगरी सभ्यता। कल से गला दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम हुआ, सोचा कि क्लास ले लूँ, जैसे कि आप लोगों का नुकसान हो, ठीक है।
चलो, यहाँ की जो पद्धति थी, नगर की पद्धति कैसी थी? ग्रिड पद्धति थी। ठीक, यहाँ की सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली जो थी अच्छी थी, और यह कहाँ था? धौलावीरा में। ठीक है, देखिए इसको, ये जो सड़क थी 10 मीटर चौड़ी, ठीक, तो यह आपस में कितना? 90 डिग्री समकोण पर काटती थी। उन्मूल जल प्रबंधन अच्छा था, मतलब पानी का निकास भी अच्छा था। ये कहाँ था? धौलावीरा में। ठीक है, कहाँ था? धौलावीरा में। चलिए आगे, पांचवा हमारा कौन सा है? सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या थे? सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या थे? ठीक, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी वह कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, और यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण और नगरीय। ठीक, चलिए, फिलहाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। छठा, जीते हुए नहीं, जुते हुए। जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य पूरा स्थल में मिलते हैं, मतलब कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिले थे। ठीक, तो कहाँ मिले थे? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, इसका अर्थ यही होता है, कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। ये देखिए अर्थ इसका। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। यहीं से हमें लकड़ी का हल का साक्ष्य मिला है। ठीक, ऐसे ही होता है। आगे बैल वैल अपना लग के इसको जोतते हैं, खेत की जुताई करते हैं। लकड़ी का हल यहीं से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम, सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता था। प्राचीनतम नगर भीलडाणा, यह 2014 में खोजा गया। स्थित कहाँ है इसकी स्थिति? हरियाणा। ठीक है, 2014 में खोजा गया ये, और स्थिति कहाँ है इसकी? हरियाणा में। 7वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालते थे, क्या क्या पालते थे और क्या नहीं, मतलब किसको पालने का नहीं, जिसको
पालते थे और क्या नहीं। ठीक, तो क्या क्या पालते थे आप लोग देखिए इसको। बैल, गाय, बिल्ली, खरगोश, गधे, ऊंट, सुअर, कुत्ता, सांड, बकरी और भेड़। ये सांड जो है इनका पूज्य था, इसी को कहते थे कुबड़ वाला सांड। ठीक, और ये सब तो पालते थे, लेकिन इनको घोड़े का साक्ष्य मिला, लेकिन पालते नहीं थे। ये लोग घोड़े को नहीं पालते थे। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार मित्रों। आठ नंबर, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताएंगे इसको, बताइए जल्दी से। ये क्या लिख दिए हैं? क्या पाकिस्तान के सख जिले में स्थित है? गलत कर दिए इसको यहाँ। साख्या, ठीक, में स्थित है, पाकिस्तान के साख्य जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी RD बनर्जी 1922 खोज। ठीक, डेट आप लोग याद करिए, याद करते चलिएगा। ठीक, तो इसको बताएंगे आप लोग, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक, 9वां नंबर, हड़प्पावास। हड़प्पावास किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वासी, वासी, हड़प्पावासी या हड़प्पा के लोग। ठीक, सर्वप्रथम उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसका उत्पादन ये लोग पहले किए थे? ठीक है, किसका किए थे? कपास। दिख रहा होगा आप लोगों को, कपास। अन्न क्या था? मतलब किससे इनको जानकारी थी? किसकी थी? गेहूं की थी। सरसों का उत्पादन करते थे, जौ का करते थे, कपास का तो करते ही थे। मटर, तिल, इसके बारे में भी इनको जानकारी मिली थी। किसकी किसकी? गेहूं, सरसों, जौ, कपास, जौ, कपास, मटर, तिल के बारे में जानकारी थी। ठीक, किस किस की चीज़ की जानकारी थी? इन सभी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? आप लोग बताइएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, क्या थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी 2 इमारतें थी। एक विशाल अन्नागार और दूसरा विशाल स्नानागार। ठीक, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, पहला। दूसरा, इस स्नानागार की सीढ़ियाँ किस तरफ से थी? क्वेश्चन है ये।
इसका ऑप्शन। ठीक, बताइए दिख रहा है कि नहीं? उधर साइड में कर दो। चलिए बताइए, स्नानागार की सीढ़ियाँ किस तरफ से थी? उत्तर से थी, पूर्व से थी, उत्तर पश्चिम से थी कि उत्तर दक्षिण से थी? ठीक, ये हो गया आपका स्नानागार। ठीक, एक उत्तर थी और एक दक्षिण। उत्तर दक्षिण, इनकी सीढ़ियाँ कैसी थी? उत्तर और दक्षिण थी। ठीक, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। चलिए आगे। आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो देखिएगा ध्यान से इसको। 11 नंबर, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? पता होगा आप लोगों को कि हड़प्पा के किस काल, मतलब हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? जो रथ था किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ पे कुछ देखेंगे इसको विस्तार इसका। ठीक, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा होगा, या और जूम कर लूँ? ठीक है, देखिएगा इसको। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं या विस्तार। ठीक, पता होगा आप लोगों को, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, चारों दिशाओं में इनका विस्तार था। और इस विस्तार में जो राज्य थे वो आप लोग देख लीजिए। दक्षिण में क्या था? दैमाबाद। ये किस नदी के किनारे था? प्रवरा नदी के। ठीक, प्रवरा नदी कहाँ था? यह दैमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर पूर्व में, आलमगीरपुर कहाँ था? मेरठ। ये कहाँ था? हिंडर नदी, हिंडर नदी के किनारे था। ठीक है, मांडा दिख रहा होगा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर उत्तरी सीमा में था। यहाँ कौन सी नदी बहती थी? चेनाब, चेनाब नदी। ठीक, मांडा किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी के किनारे। और जो है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था? आलमगीरपुर हिंडर नदी के किनारे था। और दैमाबाद किस नदी के किनारे था? प्रवरा नदी के किनारे था। ठीक है, इसको देखिएगा। सूरकांगड़ी डोर, बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान कहाँ है? आप लोगों को बताया था अभी, पाक में, नापाक, पाकिस्तान। पश्चिमी सीमा का है ये। और पाकिस्तान में कौन सी नदी थी? दास्क नदी, दशक या दास्क नदी। ठीक है, कौन सी नदी थी? दास्क नदी। इसको आप लोग देखिएगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर सीमा में मांडा, जम्मू कश्मीर, चेनाब, आलमगीरपुर, मेरठ, पूर्वी सीमा में हिंडर नदी, दैमाबाद, महाराष्ट्र, दक्षिण सीमा, पश्चिमी सीमा में सूरकांगड़ी डोर, बलूचिस्तान। किस नदी के किनारे? दास्क नदी। और कहाँ स्थित था ये? पाक में। ठीक है, कहाँ स्थित था? पाक में। स्थिति कहाँ थी इसकी? पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग। 12 नंबर, नृत्य करती महिला, नृत्य करती महिला का कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला था? कांस्य की मूर्ति, डांसिंग गर्ल कहते नहीं है, डांसिंग
गर्ल, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक। कहाँ से मिली थी? नृत्य करती महिला की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, 13 नंबर, हड़प्पा काल में कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? शायद ये आज कुछ बच्चे इसका उत्तर गलत कर दिए थे, ठीक है। हड़प्पा काल में कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा काल में धातु, ठीक है। दिख ही नहीं रहा इसमें वाइट। धातु की प्राप्ति, सोना, चांदी, तांबा। सोना हो गया, चांदी हो गया और तांबा, ये तीनों के ज्ञान थे, ज्ञान या प्राप्ति हुई थी, लेकिन लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक। देखिएगा कौन सी धातु मिली थी? सोना, चांदी, तांबा, और कौन सी नहीं मिली थी? लोहा, ठीक। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, ठीक है। जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि 10 में 10 मिल के रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तब, अगर कह रहा हूँ ना, अगर सातों देख ली, सातों सीरीज, तो आप लोगों को कहाँ लगेगा कि सर सही बोल रहे थे, कि अगर हम देख लेते तो पेट में हमारा हिस्ट्री का तो 10 में 10, 10 में 9 ना होता, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो, ठीक। क्या है ये? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? पत्तन नगर बंदरगाह लोथल, भोगवा नदी गुजरात में, ठीक। कहाँ? लोथल, गुजरात, नदी भोगवा, ठीक। लोथल, गुजरात, नदी भोगवा। साक्ष्य क्या मिले थे इसके? इम्पोर्टेंट है, साक्ष्य क्या थे इसके? यहाँ से यज्ञ वेदिका, जो हवन कुंड नहीं था, ऐसे करके बनता था, तीन ठो या 4 ठो, जो भी 7 ठो जैसे बन पाता था वैसे था, ठीक। यज्ञ वेदिका का साक्ष्य मिला है यहीं से। और चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है हमको? क्या कहते हैं इसको? चावल की भूसी का साक्ष्य, 1 मिनट, आप लोग बताइए, शायद मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था इसका? यहाँ से यज्ञ वेदिका का साक्ष्य मिला है, और चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप लोग बताइएगा इसको, चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताएंगे इसको कि चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? शायद भूल रहे हैं हम लोग इसको। लोथल से ही मिला है क्या? शायद लोथल से ही मिला है, ठीक है। आगे ऋग्वैदिक काल, वो हमारा खत्म, सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी का टॉपिक खत्म। ठीक, अब देखेंगे वैदिक का। ठीक, किसका? वैदिक काल। एक वैदिक काल आर्यों का काल का समय निश्चित किया गया है। एक वैदिक काल ये दो भागों में था। ठीक, इसमें था दो भागों में। कौन सा था? पहला पूर्व, दूसरा उत्तर। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यह 1500 से 1800 BC तक था। ठीक, कब तक था? 1500 से 1800 BC तक। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। कितना था? 1000 से 600 BC तक। ठीक, नेक्स्ट कुछ ऋग्वेद के इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक, ऋग्वैदिक काल में मंडल कितने थे? 10 मंडल। ऋचाएँ कितनी थी? 10,462। सूक्त इसमें कितने थे? सूक्त थे 1028, जो कि था कितना? 117 प्लस 11। इसको क्या कहते थे? बालखिल्य। और इसको साकल। ठीक, 1017 प्लस 11 कितना हुआ था? 1028। ऋग्वेद की नदियाँ, ये हमारी नदी, ये इनके पुराने नाम। ठीक, देखिएगा आप लोग, एक मिनट, वर्ड से लें, इससे ले लेते हैं। ठीक है, पहला सतलज। सतलज को क्या कहते थे? शतुद्री। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। ब्यास का पुराना नाम विपाशा। गंडक का पुराना नाम सदानीरा। चेनाब का पुराना नाम आस्किनी। रावी का पुराना नाम परुषणी। गोमती का गोमल। गोमती का गोमल। ठीक, सतलज का शतुद्री, झेलम का वितस्ता, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा, चेनाब का आस्किनी। ठीक, आस्किनी। रावी का परुषणी, गोमती का गोमल। ठीक, गोमल। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? ठीक, तो पहला कौन सा था? कौशितकी और ऐतरेय। कौशितकी, कौशितकी और दूसरा ऐतरेय। ठीक, इसको पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री। ठीक, संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास जी। ठीक, पहला कौन सा था? दूसरा। पहला कौशितकी, दूसरा ऐतरेय। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास। ठीक है, वेदांग कितने हैं? वेदांग हमारे 6 हैं। ठीक, कितने हैं? 6। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा ज्योतिष, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त, ये छंद नहीं, छंद। ठीक, 6 नंबर है ये। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये हमारे
6वां है, ठीक है, वेदांग। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक, किसे कहा गया, किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का अधिक ग्रंथ सामवेद, संगीत आदि ग्रंथ हो गया, आदि ग्रंथ सामवेद को कहते थे। इसमें 1824 मंत्र हैं, ठीक, कितने हैं? 1824 मंत्र। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गांधार वेद। गांधार वेद। ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन से थे? पंचविश, खडविश, आरसीय, जैमिनी। पंचविश, खडविश, आरसीय, जैमिनी, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे। क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, आगे ये तो आपको पता चल गया होगा। आदि ग्रंथ किसे कहते थे? सामवेद को। ठीक है, नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। पतंजलि, ठीक। सांख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन अश्वपाद गौतम। वैशेषिक के कौन थे? उलूकड़ाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है, कौन कौन थे? देखिए इसको, योग दर्शन प्रतिपादक पतंजलि, ठीक, कौन थे? पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम। वैशिक उलूकड़ाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक। उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक है, ये आपका योग दर्शन थे। ठीक है, क्या थे? योग दर्शन। ये हमारे योग दर्शन थे। क्या थे? योग दर्शन, ठीक। सबसे बड़ा उपनिषद, इसमें का यूपीएसआई, इसमें से यूपीएसआई में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, और बहुत जल्दी यूपीएसआई का बैच लेके आएंगे, क्योंकि अभी पीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी ट्रिपल का, तो बच्चे उतना परचेज नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया जाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको ईमानदारी से पढ़ सकें। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके जो भी पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। और 2 से 3 दिन में अगर आप लोग 5000 या 10,000 सब्सक्राइबर कर लें, तो हम अपनी टीम को लाइव आके आपसे मुलाकात भी करवा दें। ठीक है, तो कोशिश करिएगा लमसम 5000 सब्सक्राइबर तो ज़रूर करवाइएगा, ठीक, ताकि आप लोगों को यूपीएसआई का बैच फ्री मिल सके। केवल आप लोगों के लिए सब्सक्राइबर इस पे किस पे करना है मुझे? क्विक एग्जाम पर, क्विक एग्जाम्स पर कितने करने हैं? 5 के, संभाविता हो तो या तो 10 के, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग 5 के ज़रूर करवा देंगे। 5 के करवा दीजिए, आप लोगों के लिए यूपीएसआई का बैच फ्री हो जाएगा। जिस दिन हो जाएगा उसी दिन से क्लास आप लोगों को मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। आश्रम व्यवस्था किस उपनिषद में है? जलेयोपनिषद। यम नचिकेता का संवाद, ये बहुत पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यम नचिकेता का संवाद किसमें? कठोपनिषद में। कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद।
कल उपनिषद की संख्या कुल हो गया, उल्टा पुल्टा कर दिए। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कितनी है? 108। ठीक है, ये उपनिषद आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें से एक नंबर तो पक्का आना है। ठीक, अब मुझे लगता है कि यही वाला जरूर पूछा जाएगा, यमनचिकेता का संवाद। ठीक, 22 नंबर, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, और देखिए आप लोगों के लिए यूपीएसआई का क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर दिया गया है, ताकि आप लोग जानें कि हाँ यूपीएसआई में भी पूछा जा रहा है ये पेट का। ठीक है, मुंडकोपनिषद कौन सा था ये? मुंडकोपनिषद। 23, प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दसराग युद्ध मतलब 10 राजा जो पराजित नहीं हुए थे। दसराग युद्ध परुष्णी, जो कि परुष्णी रावी नदी के किनारे। दसराग युद्ध कौन था? राजा सुदास। यहाँ पे कौन थे? राजा सुदास। राजा सुदास, और इनके साथ में कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। राजा सुदास और ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, अगला हमारा ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसको बताया गया है। किसमें? 7वें में, 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र, जो कि सूर्यदेव के लिए समर्पित है। सूर्यदेव के लिए समर्पित है। ठीक, 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का वर्णन है। किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, हालांकि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, काफ़ी तेज़ तो नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर तेज़ होगा तो नेक्स्ट सीरीज का पार्ट जो है ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे 25 या 30, वो थोड़ा स्लो लेके चलेंगे, जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में आप लोगों का हो जाए। कोशिश है कि 1 घंटे में हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी जो काम रहे वो आप कर लें। ठीक है, चलिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में। किसका? जादुई मोह माया टोना टोटका यही सब है इसमें। ठीक है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें पाया गया है? पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में पाया गया है? किसमें पाया गया है? शतपथ ब्राह्मण के यजुर्वेद ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन से? 2 शाखाओं में। इसमें यज्ञ और कर्मकांडों को बताया गया है। कृष्ण शाखा, शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा में जो है हमारे तैत्रेय और मैत्रेयणी कंठ। शुक्ल शाखा में शतपथ, ये थे हमारे तैत्रेय मैत्रेयणी कंठ, और शुक्ल शाखा में शतपथ। ठीक, यजुर्वेद गद्य पद्य, यजुर्वेद
यह गद्य पद्य दोनों में था, इसलिए इसे क्या कहते थे, चंपू शैली। चंपू क्या था, चंपू शैली। ठीक है, चंपू, अरे यार गड़बड़ कैसे हो जा रहा है, शैली काव्य क्या था, चंपू शैली का काव्य था, जो कि यहाँ दिया गया है चंपू काव्य। क्या था, चंपू काव्य, ठीक कहलाता था। नेक्स्ट, इसको बताएं कि आप लोग इसको कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग देंगे। ठीक है, नहीं तो कल हम इसको बताएंगे। ठीक, ऋग्वेद में अगन्या के नाम से किसे कहा गया है। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन का हमको कमेंट बॉक्स में आंसर किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, इसका आप लोग आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दिए थे। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोग हमारे चैनल क्विक एग्जाम्स पर, जो कि अभी आप लोगों को बताया हूँ, क्या कराएंगे, 5K सब्सक्राइबर कराएंगे, तो हमारी टीम केवल आप लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। ठीक है, अरे यार महज 4 से 5 दिन में यूपीएसआई का बैच कंटेंट के साथ पेश कर देगी। ठीक है, अगर चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए यूपीएसआई या लास्ट और आखिरी मौका हो, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपनी एसआई की टीम को उतार सकें, जो बहुत ही अच्छे लय में है। अभी और भी चैनल में मैनेज हो रहा है यूपीएसआई का। ठीक, तो आप लोग 5K सब्सक्राइबर, ये आप लोगों की मान लीजिए फीस है। ठीक है, फी है आपकी, और लाइक, इसी के लिए आप लोगों के लिए हम, अगर आप सब्सक्राइबर को जल्दी से बूस्ट करा दें और जो है हर वीडियो में लाइक कर दें, तो हम यूपीएसआई
और यूपी कांस्टेबल, उसके बाद जो भी आने वाली वैकेंसियाँ हैं रेलवे के लिए, रेलवे का तो अभी काफ़ी टाइम बचा है, तो सोच रहा हूँ रेलवे का भी प्रैक्टिस सेट चला दिया जाए इस पर। तो जैसा आप लोग कहें, लेकिन ये चीज़ आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ सब्सक्राइबर आप लोगों को जितनी ज़्यादा फैमिली रहेगी उतना ही मज़ा आएगा हमको पढ़ाने में, ठीक है। और हम अपनी टीम को और ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे आप लोगों के बीच, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।